गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है क्षेत्रमिति। इस अध्याय में हम समतल एवं ठोस आकृतियों के परिमाप, क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं परिमाप किसे कहते हैं। परिमाप से तात्पर्य किसी भी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी परिमाप कहलाती है। क्षेत्रफल किसी भी आकृति द्वारा घेरा गया स्थान वह कहलाएगा क्षेत्रफल। और आयतन का अर्थ होता है जो आकृति दे रखी है उस आकृति के अंदर कोई भी मात्रा कितनी भरी जा सकती है, जैसे इस कमरे में कितनी हवा भरी जा सकती है या पानी की टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो उस सवालों को करने के लिए हम आयतन यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं यह एक बंद आकृति है। अब यदि हमें परिमाप की बात करनी है तो हम यहाँ से लगाकर इस आकृति का एक चक्कर निकाला। एक चक्कर निकालने पे हमने जितनी दूरी तय की वह उसका परिमाप कहलाएगा। और क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो आकृति है इसने स्थान कितना घेरा है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये कहलाएगा क्षेत्रफल। और आयतन, आयतन हमेशा 3D यानी कि 3 विमाओं वाली आकृति, जैसे घन, घना, बेलन, जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है, उन आकृतियों में आयतन, जिसमें हमारे पास घनाभ, घन, बेलन, शंकु, इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आज हम परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी पहली आकृति है आयत। आयत किसे कहते हैं? वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। वह आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण। ऐसी आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। जैसे यह आकृति, इसके अंदर यदि हम मन से किन्हीं अंकों को लें तो देखिए इसके आमने सामने की भुजाएं समान है। यहाँ भी 6 सेमी, यहाँ भी 6 सेमी, इधर 4 और इधर 4, और प्रत्येक कोण समकोण। समकोण से तात्पर्य 90 डिग्री का है। तो ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। इसके अंदर सूत्र, पहला सूत्र परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इस सवाल में हम किसी को भी एक को लंबाई, इसको हम चौड़ाई मान लें, और इसको लंबाई, किसी को भी लंबाई मान सकते हैं, किसी को भी चौड़ाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि हमें परिमाप निकालना हो तो देखिए परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई, लंबाई का मान कितना है 4, प्लस चौड़ाई का मान कितना है 6। सबसे पहले हम कोष्टक को सरल करेंगे। 2 गुणा, इन दोनों को जोड़ा 10, और 10 को 2 से गुणा किया 20 सेमी। इसी का ही क्षेत्रफल निकालें तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान 6 और चौड़ाई का मान 4, 6 × 4 24
सेमी स्क्वायर। याद रखिए, जब भी हम परिमाप निकालेंगे तो उसे सिर्फ सेमी लिखेंगे, किंतु जब भी किसी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे सेमी स्क्वायर या हिंदी में वर्ग सेमी लिखेंगे। ये थी हमारी पहली आकृति आयत। आगे बढ़ते हैं दूसरी आकृति की ओर। दूसरी आकृति है वर्ग। वर्ग वह आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। जिसकी चारों भुजाएं समान होगी एवं इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण होगा। कैसे देखते हैं इसे। जैसे यह वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी है और प्रत्येक कोण समकोण है। आयत में क्या था, आमने सामने की भुजाएं समान थी, जबकि वर्ग में चारों भुजाएं समान है। इसके परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। जैसे इसका परिमाप निकालें, परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा का मान, किसी को भी भुजा ले लो, चारों बराबर ही है, 4 × 5 बराबर 20 सेमी। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, 5 का 5 से गुणा बराबर 25। वही तरीका, परिमाप में सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, जबकि जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे चाहे कोई भी आकृति हो पीछे स्क्वायर लगेगा। तीसरी आकृति की ओर देखते हैं। तीसरी आकृति है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी है, इसका परिमाप निकालें तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। और इसके क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ ध्यान रखिए, जब भी सवाल में ऊंचाई की बात आएगी तो इस सवाल में ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री की ली जाएगी। जैसे इस सवाल में हम इस शीर्ष से इसके ऊपर एक लंब खींचे हैं 90 डिग्री का, जो मान लेते हैं 6 सेमी की है,
तो इस सवाल में ये हमारा आधार कहलाएगा और ऊंचाई न 4 होगी न 5 होगी, ऊंचाई लेंगे 90 डिग्री की, यानी इसकी ऊंचाई होगी 6 सेमी की, 4 और 5 को नहीं लेंगे। यदि इस सवाल में यहां से यदि हम लंब खींचेंगे और मान लेते हैं ये 7 सेमी का है, तो अब हमारा आधार 5 हो जाएगा और ऊंचाई 7 होगी, यानी चाहे यहां से आधार खींचें यहां से खींचें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां लंब जा रहा है वो अपना आधार कहलाएगा। तो हम इस सवाल से बात करते हैं, परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। 8 + 4 + 5 बराबर 8 और 4 12, 12 और 5 17। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। तो इस चित्र में आधार 1/2 गुणा आधार होगा 8 और ऊंचाई होगी 6। अब देखिए 2 और 8 आपस में कट सकते हैं 4 से, तो 6 का गुणा 4 से 24। तो ये हमारा परिमाप और ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। अगली आकृति देखते हैं। अगली आकृति है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर हो। जैसे इस आकृति में सम्मुख भुजाएं समान है और समांतर है, यहां भी सम्मुख भुजाएं समान है और समांतर है। समांतर का अर्थ है दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहे, यानी आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटे। तो जब हमने आयत पढ़ा था तो उसमें भी सम्मुख भुजाएं समान थी। तो आयत और इसमें फर्क क्या है, आयत में प्रत्येक कोण समकोण होता है, किंतु समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता। यही दोनों में अंतर है। इसके परिमाप, कोई भी चतुर्भुज हो उसका परिमाप अब से भुजाओं का योग होगा। तो हम सीधे क्षेत्रफल की बात करते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए इस सवाल में वापस ऊंचाई वर्ड आ गया। तो हमने पढ़ा है ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री की ली जाएगी। तो इस सवाल में हम एक 90 डिग्री की रेखा खींचेंगे और मान लेते हैं वह 7 सेमी की है। तो इस सवाल के अंदर आधार और ऊंचाई, तो लंब हमने सामने वाली रेखा पे खींचा तो हमारा आधार 6 कहलाएगा और ऊंचाई 90 डिग्री की यानी 7 हो जाएगी। और 6 का 7 से गुणा कर लेंगे। ध्यान रखिए ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री की ही ली जाएगी, इसको हम ऊंचाई के रूप में नहीं लेंगे। ये था समांतर चतुर्भुज। अगला चतुर्भुज देखते हैं। अगला चतुर्भुज है समचतुर्भुज। इसकी परिभाषा वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो एवं समांतर हो। जिसकी चारों भुजाएं समान
एवं समांतर हो। जैसे यह चतुर्भुज, इसमें भी चारों भुजाएं समान और समांतर, तो वर्ग में भी चारों भुजाएं समान थी, तो इसमें भी वही अंतर है। वर्ग में चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसमें चारों भुजाएं समान होती है लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता, यही दोनों में फर्क है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला है, क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए इसमें शब्द आया है विकर्ण। विकर्ण का अर्थ होता है किसी भी शीर्ष को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। हमने सम्मुख शीर्ष को मिला दिया, मान लेते हैं ये विकर्ण 10 का और ये 12 का है, तो इस सवाल में हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इस सवाल में हमें भुजाओं से कोई मतलब नहीं है, हमें विकर्णों को देखना है, तो विकर्ण 10 है और 12 है, तो 1/2 गुणा 10 गुणा 12। अब 2 को 12 से हम काट सकते हैं 6 बार और 10 का गुणा 6 से, तो 60 सेमी स्क्वायर। पीछे स्क्वायर आएगा क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यह थी हमारी 5वीं आकृति समचतुर्भुज। आगे देखते हैं अगली आकृति। अगली आकृति का नाम है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। जिसमें भुजाओं का एक युग्म या जोड़ा, कुछ भी कहो, जैसे इस परिभाषा में देखिए वर्ड आया है समांतर। समान वर्ड नहीं है, समांतर है, यानी कि ये देखिए यह भुजा और यह भुजा आपस में समांतर है, एक दूसरे को नहीं काटेगी। समान नहीं है, समांतर होनी चाहिए, समान हो नहीं हो चलेगा। और ये जो दो भुजाएं ये समांतर नहीं है, ये इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे जाके आपस में एक दूसरे को काट लेगी। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक बटा दो इंटू समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई। देखिए इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। जैसे ये समांतर, इस समलंब चतुर्भुज में देखिए समांतर भुजाएं कौन सी है, ये दोनों समांतर भुजाएं, और ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री, तो ये हमें दे रखी है। इस सवाल में 1/2 गुणा समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं कौन सी, ये वाली या ये वाली, ये दोनों समांतर है, तो उनका योग अर्थात 6 + 8, दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। और ऊंचाई हमने सीखा है 90 डिग्री की लेंगे, तो दोनों में से 90 डिग्री वाली ये वाली है, तो ऊंचाई हो जाएगी 4। 1/2 गुणा 8 और 6 14 गुणा 4, 4 को 2 से काट लें 2 बार, और 14 का 2 से गुणा 28 सेमी स्क्वायर। वापस देखिए वह चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए, दोनों युग्म समांतर नहीं होंगे। अगली आकृति की तरफ बढ़ते हैं। अगली आकृति है चतुर्भुज।
कहने का मतलब अभी तक हमने जो भी चतुर्भुज पढ़े, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसके अलावा जो चतुर्भुज बच गए वो इस श्रेणी में आएंगे। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। अब इसकी आकृति कैसी होती है देखते हैं। जैसे यह चतुर्भुज, यह न समांतर चतुर्भुज है, न सम चतुर्भुज है, न समलंब चतुर्भुज है। ये भी आगे जाके आपस में एक दूसरे को काट लेगी और ये दो रेखाएं भी आपस में एक दूसरे को काट लेगी, यानी यह न सम चतुर्भुज न समलंब। तो ऐसे चतुर्भुज, सामान्य चतुर्भुज, इसके अंदर इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। कोई भी एक विकर्ण खींच लेंगे और शेष दो शीर्षों से इसके ऊपर लंब डालेगी 90 डिग्री की रेखा। कोई भी मान लिख लेते हैं। मान लेते हैं ये विकर्ण 12 का है और ये 4 और ये 3 का है। अब देखिए इस सवाल में 1/2 गुणा विकर्ण कौन सा होगा, जो हमने एक खींचा है, इसकी लंबाई 12 गुणा विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। इस विकर्ण पर इस शीर्ष से ये लंब डाला गया है, इस शीर्ष से ये लंब डाला गया है, तो लंबों का योग, तो हमें इन दोनों की जोड़ करनी है। 4 + 3, वही तरीका, पहले कोष्ठक को सरल कर लेंगे। अब देखिए 12 को इससे काट लेंगे 6 बार और 6 का गुणा करेंगे 7 से। इस सवाल का उत्तर इस तरह से आ जाएगा। एक और आकर की तरफ बढ़ते हैं। अगला अगली आकृति है वृत्त। वह आकृति है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस तल में लिए गए एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर है। वह आकृति जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस तल में लिए गए बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहे। देखिए वापस, वृत्त वह आकृति है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस तल में लिए गए एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहे। कैसे, देखिए मान लेते हैं ये वृत्त और ये निश्चित बिंदु है। इस बिंदु को यदि मैं परिधि के इस बिंदु से मिलाऊं, चाहे इधर वाले बिंदु से मिलाऊं, परिधि के कोई भी बिंदु से मिलाऊं, ये सारी रेखाएं आपस में बराबर होगी, जो त्रिज्या कहलाएगी। वापस समझिए, वृत्त वह आकृति जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस तल में लिए गए निश्चित बिंदु से सदैव समान। यह बिंदु इस परिधि पर कहीं से भी मिला लीजिए, सभी जगह से समान दूरी पर रहेगा, तो यह वृत्त कहलाएगा। इसका परिमाप होता है 2πr। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है πr², जहाँ पाई का मान 22/7 भी हम ले सकते हैं, अन्यथा 3.14, दोनों में से पाई का मान कोई भी ले सकते हैं। और r का अर्थ होता है त्रिज्या। इसी सवाल को देखें, यदि हम परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है 2πr, तो 2 गुणा पाई का मान हम 3.14 ले लें और गुणा त्रिज्या r।
केंद्र बिंदु को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाएगी, तो त्रिज्या का मान 3 हो जाएगा। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 का 3 से 6 गुणा 3.14। अब इसका गुणा दशमलव का गुणा करना है, तो एक बार के लिए दशमलव को भूल जाइए। 6 का गुणा 4 से 24, असल लग गई 2। 6 का गुणा 1 से 6, 6 और 2 8। 6 का गुणा 3 से 18। अब देखिए पॉइंट दशमलव 2 संख्याओं के बाद है, तो वापस दशमलव 2 संख्याओं के बाद आएगा, तो इसका परिमाप हम कह सकते हैं 18.84 सेमी हो जाएगा। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पढ़ा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान 3, स्क्वायर का अर्थ होता है उस संख्या को 2 बार गुणा करना। तो 3.14 गुणा 3 का 3 से 9, और अब 9 का इससे गुणा कर लेंगे। 9 का 4 से 36, असल 3। 9 का 1 से 9, 9 और 3 12, असल लग गया 1। 9 3 27, 27 और 1 28। अब वापस वही दशमलव 2 अंकों के बाद है, तो वापस 2 अंकों के बाद वापस दशमलव लगा देंगे, और ये हमारा वृत्त का परिमाप 18.84 सेमी और क्षेत्रफल 28.26 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अभी तक हमने आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इन सब की परिभाषाओं के बारे में उदाहरण समझे। एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे में मिट्टी डलवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा सवाल क्या है। सवाल कहता है एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई 50 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे में मिट्टी डलवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे सवाल आए तो इन सवालों को करने से पहले एक कच्चा चित्र बना लें, तो हमें उस सवाल को समझने में आसानी हो जाएगी। मान लेते हैं ये आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर दे रखी है। अब देखिए हमें इस बगीचे में मिट्टी डलवानी है, तो मिट्टी का अर्थ होता है इस पूरे बगीचे में मिट्टी डलवाएंगे, किनारों पर तो डलवाएंगे नहीं, पूरे बगीचे की। और पूरी आकृति का बात होता है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने भूभाग पर हमें मिट्टी डलवानी है। उसके बाद 10 रुपये हमें 1 वर्ग मीटर की दिए हुए हैं, तो उससे हम उसका पूरे रुपए ज्ञात कर लेंगे। जैसे बगीचे की लंबाई बराबर 50 मीटर, बगीचे की चौड़ाई बराबर 6 मीटर। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये आकृति किसकी है, ये आयत की आकृति हमें सवाल में दे रखा है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मान रख देते हैं लंबाई 50, चौड़ाई 6 बराबर 300 वर्ग मीटर, या हम इसे मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। हमें पता चला हमें 300 वर्ग मीटर पर मिट्टी डलवानी है। 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं, 10 रुपये। तो 300 वर्ग मीटर के कितने लगेंगे, तो हम निकाल सकते हैं 1 वर्ग मीटर
पर मिट्टी का व्यय ₹10 दिया हुआ है, इसलिए 300 वर्ग मीटर पर मिट्टी डलवाने का व्यय बराबर, एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का पूछा है तो हम इसमें गुणा करेंगे, तो 300 गुणा 10 बराबर 3000 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि पूरे बगीचे में मिट्टी डलवाने का व्यय 3000 रुपये होगा। धन्यवाद।